हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनेकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल 6500 एमसीक्यू बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ 6500 जीएस की बुक है, जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन की, और इस बुक का वीडियो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। इसमें एसएससी के सभी प्रीवियस क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। बुक जो आप सबके लिए चैप्टर वाइज अवेलेबल है और इसके साथ साथ हिंदी मीडियम वाला बच्चा हिंदी में ले सकता है और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा जो इस बुक को इंग्लिश मीडियम में ले सकता है। ठीक है भैया, और पिनाकल के इस बुक का 5th एडिशन हम लोग कर रहे हैं, 5th एडिशन। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। जैसा मैंने आप सबसे कहा, हम लोग कर रहे हैं भैया इसका वीडियो सॉल्यूशन। द रिवोल्ट ऑफ 1857 के क्वेश्चन आज हमारे स्टार्ट हो जाएंगे और मिसलेनियस का पार्ट हम लोग कर रहे थे और आज इस क्लास के साथ हम लोग फिर जो है भैया मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी हमारी। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं फिर हम लोग। प्रोफेट मोहम्मद फाउंडेड द फेथ ऑफ इस्लाम इन द सेंचुरी। 550 नंबर क्वेश्चन के साथ पहले पढ़ लिए थे हम लोग। 551 नंबर क्वेश्चन के साथ आज अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद ने डैश सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। इस्लाम धर्म जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म हो गया, सेकंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। और वर्ल्ड में अगर फर्स्ट पूछा जाएगा तो आप कहेंगे भैया ईसाई धर्म हो गया है। ठीक है, और वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जो है वो हिंदू हो गए हैं। हिंदू फर्स्ट नंबर पे ध्यान रखोगे, और जबकि सेकंड पे जो है मुस्लिम इस्लाम वाले हो गए हैं, और थर्ड नंबर पे जो है फिर ईसाई धर्म हो गए हैं भाई, ईसाई। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद ने किस सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी? तो 7th सेंचुरी ध्यान रखेंगे, 7वीं सदी में की गई थी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे? इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ध्यान रखेंगे। सबसे पुराना अगर आप सबसे पूछा जाए, सबसे पुराना, तो हिंदू धर्म जो है वो सबसे पुराना हो गया है, सनातन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। 552 Who among the following was appointed as the curator of ancient monuments in 1880? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? अल्फ्रेड पाउचर, एच.एल. कोल, जॉन मार्शल और राजेंद्र लाल मिश्र। तो किसे नियुक्त किया गया था भाई? क्या सही आंसर हो जाएगा? एच.एच. कोल जो हो गए हैं, इन्हें 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर जो है वो नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा भाई। चलिए, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मेड कन्नौज इट्स कैपिटल सिटी? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? पहले कन्नौज पे ये भी पढ़ के आए थे कि हर्षवर्धन ने कैपिटल किसे बनाया था। तो हर्षवर्धन ने भी जो है कन्नौज को राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन थानेसर का शासक था, थानेसर का शासक था हर्षवर्धन, और 606 में राजा बनता है, 606 ईस्वी में राजा बना था। अब आप सबको पहले यह भी बताया था त्रिपक्षीय युद्ध होता है, त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। ये किन के बीच हुआ था? तो पाल वंश के बीच में, दूसरा राष्ट्रकूटों के बीच में, राष्ट्रकूट, और तीसरा जो है भैया प्रतिहार के बीच में। इनके बीच में ये युद्ध होता है त्रिपक्षीय युद्ध। ये किसको लेकर युद्ध हुआ था? ये कन्नौज को लेकर ही युद्ध हुआ था भाई, कन्नौज को लेकर ही ये युद्ध होता है, त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में प्रतिहार जीत जाते हैं भाई। तो कन्नौज को राजधानी जो है वो कौन सा वंश बनाता है? तो आप आंसर करेंगे यहां से, प्रतिहार डायनेस्टी के द्वारा जो है वो कन्नौज को कैपिटल बनाया गया। इन तीन के बीच में जो है त्रिपक्षीय युद्ध होता है, इसलिए इसको त्रिपक्षीय युद्ध कहा गया। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश से कौन ध्यान रखेंगे भाई? दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना करता है। जबकि अगर पूछा जाए प्रतिहार राजवंश से तो आप सब आंसर करेंगे नागभट्ट का भाई। ठीक है, फाउंडर में। सही आंसर आप सबको मिला। ऑप्शन जो होगा हमारा 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द निजाम ऑफ आशफ जाही डायनेस्टी रूल? आशफ शाही वंश के निजामों ने जो है भारत के किस
हिस्से पर शासन करा था। आसफ शाही जो है वो किस वंश पर शासन करते हैं? इस वंश के पश्चिमी राज्य, पूर्वी राज्य, दक्कन प्रांत और उत्तरी भारत। तो आसफ शाही वंश के निजामों ने भारत के दक्कन प्रांत पर जो है भैया शासन करा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ इसका? हमारा सी सही हो जाएगा, दक्कन प्रांत पर। तो ये कभी कभार एक आध क्वेश्चन होते हैं ना, यूं कहेंगे कि 20-50 पेपरों में एक आध होते हैं जो बिल्कुल नए नए क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आप वन लाइनर टाइप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ाते हैं। Who among the following was a Portuguese writer who wrote about the trade and society in South India? निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली लेखक थे जिन्होंने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा था? दक्षिण भारत में, अब दक्षिण भारत में मैंने आप सबसे कहा था कि हम लोग पढ़ के आते हैं विजयनगर। दक्षिण भारत में जो है विजयनगर की स्थापना करते हैं हरिहर और बुक्का 1336 में। यहां से आप सबसे जैसा लिखा ना फॉरेनर ट्रेवलर, मैंने आप सबसे कहा भैया एक तो याद करो निकोलो कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी। दूसरा पढ़ के आओ यहां से बारबोसा या अब्दुल रज्जाक पढ़ते हैं, अब्दुल रज्जाक। अगर समय के हिसाब से हम लोग चलें तो अब्दुल रज्जाक को पढ़ना है, अब्दुल रज्जाक। उसके बाद कहा था आप पढ़ के आइएगा नुनीज, नुनीज। उसके बाद है बारबोसा, बारबोसा। एक ध्यान रखना है डोमिंगस पायस, डोमिंगस पायस। ठीक है, ये 5 ध्यान रखेंगे जो कि विजयनगर की यात्रा पर आते हैं। निकोलो कांटी जो है वो इटली का यात्री था। अब्दुल रज्जाक जो है ये फारस का था। ये तीनों जो हैं ये पुर्तगाल के थे। ये कहां से थे? तीनों पुर्तगाल से थे। निकोलो कॉन्टी जो है ये देवराय फर्स्ट के दरबार में आया था, देवराय फर्स्ट। अब्दुल रज्जाक जो है ये देवराय सेकंड के दरबार में आया था। नुनीज जो है ये अच्युत राय के दरबार में आया था, नुनीज अच्युत राय। जबकि बारबोसा और डोमिंगस पायस जो है ये कृष्ण देवराय के दरबार में आया, कृष्ण देवराय के दरबार में आते। 5 बताए थे, आप सबको ध्यान रखने हैं। अब यहां से आप सबको पूछा है कि कौन पुर्तगाली लेखक जिन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था? निकोलो मनुची, फ्रैंकोइस बर्नियर, जीन बैप्टिस्ट टॉवर्नियर और दुराते बारबोसा। तो अब थोड़ा जब आप सबको ये ना, मैंने कहा ज्यादातर अगर विजयनगर से पूछा जाएगा कि 5 ट्रेवलर है तो इन 5 के नाम के साथ आप बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। और अब आप सब किस क्वेश्चन पे जाएंगे भैया? इस क्वेश्चन के किस ऑप्शन पे? तो ऑप्शन जो होगा डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी पे जाना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग Who among the following traveler came to India from Uzbekistan in 11th century? निम्नलिखित में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया? अब्दुल रज्जाक अभी पढ़ा है सर, ये कहां का था सर? ये तो फारस का था अब्दुल रज्जाक। फ्रैंकोइस बर्नियर, इब्न बतूता और अल बरूनी कहां से कहा है इसने भैया? उज्बेकिस्तान से। इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री था, अफ्रीकी देश मोरक्को का इब्न बतूता है ना। इसकी एक पुस्तक आती है रहला, ये 1333 पे भारत आता है। किसके समय में आया था? तो आंसर होगा ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। अल बरूनी जो है ये सही आंसर हो जाएगा, गजनवी के साथ आता है ये। और इसकी पुस्तक जो है वो कौन सी है भाई? किताबुल हिंद, भारत की खोज, तहकीकात हिंद, किताबुल हिंद जो है ये पुस्तक लिखता है अल बरूनी। तो ऑप्शन 11वीं शताब्दी में पूछा है तो इसका ध्यान रखेंगे अल बरूनी। गजनी ने जो है भैया, गजनवी ने भारत पर 1000 से लेके 1027 के बीच में जो है कितनी बार हमले करे हैं? तो 17 पढ़ के आते हैं, 17 बार भारत पर इसने आक्रमण करा। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। Who among the following foreign travelers is not correctly matched with the respective country they hail from? निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन संबंधित देश के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है जिसमें वे रहते थे? मार्को पोलो इटली का था क्या? पीटर मुंडी चाइना का था? इब्न बतूता मोरक्को का था?
अल बरूनी उज्बेकिस्तान, अभी पढ़े सर अल बरूनी उज्बेकिस्तान, बिल्कुल सही है। इब्न बतूता अभी पढ़ के हैं, कहाँ का था इब्न बतूता? इब्न बतूता जो है इब्न बतूता ये कहाँ का था? मोरक्को का। पुस्तक कौन सी लिखता है? रेहला। तो यहाँ पे हमसे पूछा है इब्न बतूता मोरक्को का था, मतलब ये भी सही है। मार्को पोलो भी कहाँ का था? इटली का था। पीटर मुंडी को याद कर लीजिएगा, पीटर मुंडी जो फिर इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है। ऑप्शन जो होगा भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही आंसर होगा। पीटर मुंडी जो है ये चाइना का नहीं था भैया, ये इटली का था। ये भी कहां से था? इटली से था। ठीक है, और रेला हो गया है। बाकी फारस वाले अब्दुल रज्जाक फारस का हो गया है, और नुनीज बारबोसा और डोमिंगस पायस ये कहां के हो गए हैं? पुर्तगाल से हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। Who among the following was the first Portuguese viceroy of India? भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, दुराते डी मेनेजेस, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, लोपोसोरिस डी अल्बेर्गेरिया। लोपोसोर्स डी अल्बेर्गिया कौन था भैया यहाँ पे? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क उसके बाद आता है, ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में पहला जो है भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में आता है। ठीक है, और दूसरा अल्मेडा पढ़ के आते हैं 1510, यहां से याद रखोगे। इन्होंने भैया गोवा इनके पास कब आ गया था? 1510 में। किससे जीत लिया था? यूसुफ आदिल शाह से जो है इन्होंने गोवा जीत लिया था। और लास्ट तक जो है फिर गोवा इनके पास रहता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा इसका क्या हो जाएगा? सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर इसके बाद। Who among the following did not belong to the राजपूत किंगडम ऑफ मारवाड़? निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है? मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है। राव जोधा, राव चंदा, राव कुंभा और मालदेव। मारवाड़ से पूछे हैं, राव जोधा भी है, राव चंदा भी है, मालदेव भी है, बट राणा कुंभा नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? राणा कुंभा मेवाड़ से पढ़ के आते हैं, मेवाड़ से। ठीक है, राणा कुंभा के साथ हम लोग जो है 1527 में खानवा का युद्ध भी पढ़ के आते हैं। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, राणा सांगा। ठीक है, ये राणा सांगा ध्यान रखना, ये राणा कुंभा हो गए हैं। राणा कुंभा ने जो है भैया एक ये भी ध्यान रख सकते हो कि इन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की थी चित्तौड़ में। चित्तौड़ में 1448 में जो है विजय स्तंभ बनवाया था, विजय स्तंभ 1448 में। ठीक है, तो एक राणा कुंभा थे मेवाड़ से जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था 1448 में। एक थे राणा सांगा भैया जो खानवा के युद्ध में 1527 से बाबर के साथ होता है। अच्छा, कुंभा पे निशान लगा दिया, अलग अलग हो गया, बस मिलते जुलते नाम के साथ इनको थोड़ा अलग से याद रख लेना। ठीक है, यहाँ ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। राणा कुंभा जो है ये मेवाड़ से, मारवाड़ के नहीं थे भाई। नेक्स्ट पे आते हैं। कलिंजर फोर्ट विच वॉज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मेडिवल टाइम्स इज लोकेटेड इन? कलिंजर किला जो मध्यकालीन युग में स्मारक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, कहां से था? तो कलिंजर किले के साथ मैंने ये भी आप सबको बताया था, आप सबने नाम सुना है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा। 1539 में चौसा का युद्ध में हुमायूं को हराते हैं। 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया था और सूरवंश की स्थापना हो जाती है। 40 से लेके 45 तक शासन चलता है, और मैंने हमेशा यही कहा कलिंजर के किले को जीतने के दौरान या कलिंजर के किले के अभियान के दौरान जो है विस्फोट से इनकी मृत्यु हो जाती है, विस्फोट से मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो शासन रहा था 40 से 45 तक शेरशाह सूरी ने शासन करा था सूरवंश में। ठीक है, अब यहां से आपसे पूछा है कि कलिंजर का किला जो है ये कहां हो गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और सिंध। तो सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में हो गया है, क्योंकि थोड़ा आइडिया भी ले सकते हो, राजस्थान पंजाब सिंध दूर रह गए हैं। और क्यों कैसे दूर रह गए? क्योंकि शेरशाह सूरी का मकबरा भी कहां पे है ये भी ध्यान रखोगे, सासाराम बिहार में, कलिंजर के किले को जीतने के दौरान।
तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे भैया ए सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, कलिंजर का किला कहाँ पे स्थित है, तो ये था मेडिवल टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट, और ये था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद हम लोग फिर, हेस्टिंग initiated the dash where the East India Company claimed that its authority was supreme and hence its power was greater than that of Indian state. हेस्टिंग ने डैश शुरू की जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यह दावा करती थी कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है तथा इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की शक्ति से अधिक है। ये नीति कौन सी थी भैया? पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, साम्राज्यवादी नीति, इंपेरियल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट स्टोर्स पॉलिसी, सरकारी भंडार नीति। तो ये पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी थी। ऑप्शन क्या होगा? सर्वोच्चता की नीति। कौन लेके आया था? हेस्टिंग का नाम यहां से ध्यान रखोगे, सर्वोच्चता की नीति के साथ। व्यापकता का सिद्धांत जो है ये डलहौजी के साथ पढ़ के आते हो। व्यापकता का सिद्धांत जो है डलहौजी लेके आया था। सतारा पहली रियासत थी जिसे 1848 में ब्रिटिश सल्तनत में इसके तहत शामिल किया गया। हड़प नीति। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ईयर सांची वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर बीइंग अबैंडन्ड फॉर नियरली 600 ईयर्स। लगभग 600 साल तक गुमनाम रहने के बाद किस वर्ष सांची की खोज की गई थी? सांची का स्तूप, ये सांची किस राज्य में स्थित है? तो आंसर करना है, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हो गया है। सांची कहां पे हो गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हो गया है। और इसकी खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1818। इसके लिए आप सब ध्यान रख सकते हैं, जनरल टेलर जो है वो इसकी डिस्कवरी करते हैं। टेलर ने जो इसकी डिस्कवरी करी थी सांची का स्तूप। सबसे ज्यादा स्तूप किसने बनवाए थे, स्तूपों का निर्माण? तो ये मौर्य वंश में पढ़ के आते हो, मौर्य वंश में। और किसका नाम आता है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे? अशोक। प्रारंभ में शैव धर्म के अनुयायी थे और बाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं उपगुप्त से। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। सांची का स्तूप बनवाया था सांची, ध्यान रखोगे। एक सारनाथ का स्तूप भी पढ़ के आते हो, सारनाथ। सिंह स्तंभ है, लॉयन कैपिटल, लॉयन कैपिटल। तो भारत का जो प्रतीक चिन्ह हो गया है वो कहां से लिया गया है? सिंह स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ के सिंह स्तंभ से, जिसे भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था क्या? और बुल कैपिटल अगर आप सबसे पूछे अशोक की, बुल कैपिटल जो अभी राष्ट्रपति भवन में है, बुल कैपिटल, ये रामपुरवा बिहार से, रामपुरवा बिहार से। आप गूगल से इमेज भी देख सकते हैं इनके भाई, ठीक है। 1818 में टेलर ने जो है सांची की खोज करी थी। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का भाई ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who was the Governor General of Bengal during the Third Anglo-Mysore War? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? जॉन मैकफर्सन, सेकंड अर्ल कॉर्नवालिस, जॉन शोर और वॉरेन हेस्टिंग। भाई ये क्वेश्चन आप सबके लिए यहाँ पे छोड़ दिया है, समय के साथ आप सबको याद कर लेना है। थर्ड एंग्लो मैसूर बताया, मैं सभी एंग्लो मैसूर वॉर आप सबको यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन सा कब कब हुआ था। एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट जो है एंग्लो मैसूर वॉर, ये कब से कब तक लड़ा गया था? 1767 से लेके 1769 तक हुआ। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये 1780 से लेके 1784 तक होता है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये 1790 से लेके 92 तक हुआ। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये 1799 में होता है। इसके दौरान जो है भैया हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, हैदर अली 1782 में, और टीपू बहिरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है 1799 में, टीपू सुल्तान। तो आप सबसे पूछा है यहाँ पे थर्ड एंग्लो मैसूर यानी 1790-92 के दौरान पूछा हुआ है, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? चलिए एक ऑप्शन में आप सबको यहाँ पे दे देता हूँ, दो आपके गए ए और सी, ठीक है। सेकंड अर्ल कॉर्नवालिस और वॉरेन हेस्टिंग आप सबको बताना है, इन दोनों में से सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग से आप सबको हिंट भी दे देते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में आया था, जरा कमेंट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप सबके लिए आज की क्लास में। आगे बढ़ाते हैं फिर इसके बाद। चारों एंग्लो मैसूर वॉर ध्यान रख सकते हो। हैदर अली जो है वो शासक कब बनता है? तो 1761 में शासक बना था हैदर अली। टीपू जो है ये शासक कब बनता है? ये चीजें पेपर में आ चुकी हैं।
ये 1782 में शासक बनता है। हैदर अली की जो है मृत्यु कब हुई थी? 1782 में हैदर अली की मृत्यु, और टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वो 1799 में। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर इसके बाद। इन विच ईयर डिड द पुर्तगीज कैप्चर गोवा? किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया? पीछे की क्लास देखिए तो आप सब इसका आंसर कर पाएंगे। 1510 ईस्वी में जो है यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। सबसे पहले आया इनके पास यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा जीत लिया था 1510 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का? ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को जैसे मैंने आप सबसे कहा स्टार्ट कर लेते हैं भैया। मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन, और रिवोल्ट ऑफ 1857 ये सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं और फिर अपनी क्लास को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिनका योगदान रहा उनको पढ़ेंगे, आंदोलन को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। नाना साहेब ए रेबल एट कानपुर वाज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवा? कानपुर के विद्रोही नाना साहब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? नाना साहेब जो वो किसके पुत्र थे? बाजीराव प्रथम के, बालाजी बाजीराव या बाजीराव द्वितीय? तो किसके बेटे थे ये बताना है भैया। ये बाजीराव द्वितीय के बेटे हो गए हैं नाना। ठीक है, नाना साहब बाजीराव द्वितीय ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद। Who lead the revolt of 1857 in बिहार? 1857 के लखनऊ विद्रोह का जो बिहार के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसने करा था? अजीमुल्लाह, बख्त खान, वीर कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्लाह। तो वीर कुंवर सिंह जो है ये नेतृत्व करते हैं बिहार में। दिल्ली में अगर आप सबसे पूछे कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने करा था, तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। कानपुर में पढ़ के आओगे, कानपुर में नाना साहेब का नाम आएगा। झांसी में पढ़ के आओगे रानी लक्ष्मीबाई। सबके मुद्दे अलग अलग थे लेकिन रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और 1857 का विद्रोह जो है ये कब स्टार्ट होता है? तो आंसर होगा 10 मई 1857 को जो है ये विद्रोह शुरू होता है। कहां से स्टार्टिंग हुई थी इसकी? मेरठ से इसकी स्टार्टिंग होती है, जबकि इसका अंत जो है वो कहां पे होता है? ग्वालियर में इसका अंत माना जाता है। ग्वालियर कहां पे है? मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में इसका अंत होता है। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 से स्टार्ट होती है और 11 जून 1858 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खान बहादुर लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम? खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? खान बहादुर ने दिल्ली से, कानपुर से, बरेली से या फिर लखनऊ से? दिल्ली से तो आप ध्यान रखोगे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। कानपुर से नाना साहब का नाम ध्यान रखोगे। लखनऊ से बेगम, आगे नाम आप मुझे बताना कौन थी। बरेली से ही आंसर हो जाएगा। खान बहादुर जो है बरेली से नेतृत्व करते हैं। बिहार से कुंवर सिंह बताए, कुंवर सिंह जो है ये नेतृत्व करते हैं क्रांति का। ठीक है भाई, खान बहादुर ने कहां से करा था? बरेली से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व करा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच मुगल रूलर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, आलमगीर द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय? बिल्कुल बहादुर शाह द्वितीय, लास्ट मुगल रूलर, लास्ट मुगल रूलर था भाई, अंतिम मुगल शासक। 1857 कहां भेज दिया गया? रंगून, बर्मा निर्वासित कर दिया गया। कब मृत्यु हो जाती है? 1862 में जो है फिर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है, बहादुर शाह जफर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ाते हैं। शाह आलम द्वितीय ये कहां पढ़ के आते हो? 1764 बैटल ऑफ बक्सर में, बैटल ऑफ बक्सर, उस समय जो है मुगल शासक था। चलिए ठीक है भैया, नेक्स्ट पे आओ फिर इसके बाद। The Sepoy of Meerut arrived at the gates of Red Fort to meet the Mughal Emperor Bahadur Shah on dash.
मेरठ के सिपाही डैश को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के द्वार पर पहुंचे थे। लाल किले पर जा पहुंचे थे बहादुर शाह जो उस समय मुगल सम्राट था उनसे मिलने के लिए। 11 मार्च 1857, 10 मई 1857, 10 मई 1857, 10 मार्च 1857 और 11 मई 1857। तो क्या हो जाएगा भैया इसका सही आंसर? 10 मई 1857 को तो क्रांति की शुरुआत होती है और अगले दिन जो सिपाही है वो मेरठ के वो कहां जा पहुंचते हैं? रेड फोर्ट मुगल बादशाह से मिलने के लिए। क्रांति की शुरुआत ध्यान रख सकते हो 10 मई 1857 की होती है। सिपाही विद्रोह शुरुआत किसने करी थी? तो मंगल पांडे का नाम आप ध्यान रखोगे, मंगल पांडे। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग ब्रिटिश ऑफिसर इन बैरकपुर ऑन डैश। मंगल पांडे को बैरकपुर में जो है डैश को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। तो भैया बैरकपुर में डैश को अधिकारियों पर फांसी दी गई थी। तो 21 मार्च 1857, 23 मार्च 1857, 31 मार्च 1857 या 29 मार्च 1857। तो कब दी गई थी? 29 मार्च 1857 को जो है बैरकपुर में ही, ठीक है, फांसी दी गई थी। कहां पे है भैया? वेस्ट बंगाल में। बैरकपुर में फांसी दी गई थी इनको, वेस्ट बंगाल में ही, 29 मार्च 1857। नेक्स्ट पे आते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं 1857 की क्रांति के पहले शहीद थे। Whose proclamation of November 1st, 1858 declared that thereafter India would be governed by and in the name of the British monarch through a Secretary of State। किसने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा? किंग लुइस, किंग फिलिप्स, रानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ। तो क्वीन विक्टोरिया ने अनाउंसमेंट की। इसके लिए 1857 की क्रांति के बाद भारत में आता है भैया भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1858 में। इसके तहत जो है भारत के वायसराय गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल, उसको क्या कहा जाने लगा? वायसराय। और अब जो सत्ता है वो सीधे किसके पास चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। और भारत का एक राज्य सचिव होगा जो जैसे पढ़ के आते हैं, मार्ले मिंटो पढ़ के आते हैं। तो जैसे कि मिंटो गवर्नर वायसराय हो गया, मार्ले भारत का सचिव हो गया है। मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पढ़ते हैं तो चेम्सफोर्ड जो है वायसराय हो गया, मोन्टेग्यू भारत सचिव हो गया है। तो गवर्नर जनरल वायसराय। अब 1857 की क्रांति में ये क्वेश्चन आता है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? तो क्रांति में चली थी कैनन। इससे ध्यान रखोगे, कैनिंग जो है भाई उस समय भारत का गवर्नर जनरल था और कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का पहला वायसराय हुआ था ये। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद In which of the following year did the revolt in the countryside of the Bombay Deccan occurs? निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ था? बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह जो है वो किस वर्ष हुआ था? 1905 में, 1890 में, 1790 में, 1875 में। तो बॉम्बे दक्कन के क्षेत्र में जो है 1875 में विद्रोह हुआ था, दक्कन विद्रोह 1875। नेक्स्ट देखो इसके बाद, Who among the following was one of the leader of the संथाल रिबिलियन? निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक थे? संथाल विद्रोह के नेताओं में से कौन एक थे भाई? सिद्धू मांझी, सूर्यसेन, बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद। तो अगर आप सबको ध्यान हो कि ये विद्रोह जो है कब की बात है, तो ये संथाल विद्रोह 1855, आज के वर्तमान झारखंड उड़ीसा का क्षेत्र, झारखंड ध्यान रख लो, झारखंड का। तो सिद्धू मांझी, सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू करके भी आता है। सिद्धू और कान्हू जो है भाइयों के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था जो 1855 में होता है।
स्वामी विवेकानंद तो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, आगे भी हम लोग बहुत पढ़ेंगे भैया इनको। 1893 में शिकागो का धर्म सम्मेलन, शिकागो हिंदू धर्म सम्मेलन या धर्म संसद लिख देते हैं, तूफानी हिंदू इनको कहा जाने लगा था। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है इनके द्वारा की गई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डैश अनाउंस्ड, यानी हु अनाउंस्ड द बाइफर्केशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एम्पायर इनटू ए सेक्युलर इंडिया एंड इस्लामिक पाकिस्तान। किसने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा करी थी कि भारत और पाकिस्तान दो नए राज्य अस्तित्व में आएंगे। ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी? पाकिस्तान शब्द जो है इसके निर्माता कौन हुए थे, किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली जो है ये पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता हुए। और भारत और पाकिस्तान ये अलग होते हैं तो हमको पता ही है सबको भाई, 1947 की बात है, 1947 की। अब ये आप सबको गवर्नर जनरल और वायसराय दे रखे हैं, अब आपको यहां से फाइंड आउट करना है। कर्जन से तो याद रख सकते हो 1905 में बंगाल विभाजन, है कि नहीं? तो आप कहोगे कि ये थोड़ी कराया होगा 47 तक बंगाल पार्टीशन, मतलब कि गलत हो गया। उसके बाद डलहौजी है, ये 1853 भारत में पहली रेलगाड़ी लेके आया। मतलब कि हम लोग जो हैं इनको इनके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ याद कर सकते हैं। तो मतलब 1853 है तो ये भी नहीं हुआ। रिपन जो है इसके समय में 1881 में पहली जनगणना होती है ना, यही 1881 में फर्स्ट सेंसस यानी फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, भारत की पहली पूर्ण जनगणना इसके समय, मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा। हालांकि आप सबको माउंटबेटन का तो पता ही होना चाहिए, आजाद भारत का भी पहला गवर्नर जनरल। तो माउंटबेटन जो है भारत और पाकिस्तान दो नए इस्लामिक राज्यों के द्विविभाजन की जो है ये घोषणा करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। हम लोग जब गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ेंगे तो उनके समय की घटनाओं के साथ उनको याद करेंगे वहां से, ठीक है? और ये बहुत आसान हो जाएगा फिर टॉपिक। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे आते हैं। अंडर वोमेन under whom was C.P. Ilbert a law member of the council? C.P. Ilbert निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? अच्छा चलो, मुझे C.P. Ilbert तो नहीं पता, लेकिन मुझे इल्बर्ट विधेयक के बारे में पता है। इल्बर्ट विधेयक ये 1883 की बात है, हाँ जी बिल्कुल। और इसकी क्या खास बात थी? इससे जो इंडियन जज थे ना, जो भारतीय जज थे, वो यूरोपियन के खिलाफ भी मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। यूरोपियन के खिलाफ भी जो है मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। इल्बर्ट विधेयक था, इसका काफी विरोध हुआ और इसको वापस भी लेना पड़ा था। तो मुझे विधेयक 1883 का समय याद है। अब 1883 से मुझे इल्बर्ट विधेयक याद है, और भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र करा था 1881 का जो है ये भी याद है, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस की पहली पूर्ण जनगणना जो है वो किसके समय में होती है? तो वो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881 ये हुई थी रिपन के समय में। तो ये किसका एक विधि अधिकारी था भाई? रिपन का, ठीक है। कर्जन से पार्टीशन ऑफ बंगाल याद रखना है बस आपको, बाकी चीजें हो जाएंगी। पार्टीशन ऑफ बंगाल समय क्या हो गया है? 1905। लिटन जो है वो प्रेस वाला कानून लेके आता है 1878 में। क्या नाम था? पूरा नाम आप मुझे बताइएगा, जिसको रिपन जो है फिर वापस कर देता है 1881 में, ठीक है। प्रेस से जुड़ा हुआ कुछ था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कॉर्नवाल सिविल संहिता से पढ़ के आते हैं हम लोग 1793 की बात में। तो आज फिर हम लोग जो है भैया अपनी क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं, 575 तक, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सब पढ़ते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।